हेलो दोस्तों। तो आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो पार्ट 4 या 5 जौन सा भी है। यहाँ तक हमने मतलब ये पढ़ लिया था, ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। तो अगला टॉपिक है 3.5 अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी, IFSCA। तो ये हाल ही में सुर्खियों में क्यों रहा? तो जो IFSCA है उसने जो फिनटेक कंपनी है, मतलब नवीन वित्तीय प्रौद्योगिकी है जो, ठीक है, उसके समाधानों का लाभ उठाने हेतु जो रेगुलेटरी एक सैंडबॉक्स होता है उसके लिए एक रूपरेखा प्रस्तुत की। मतलब जैसे हमने पहले भी पढ़ा था, RBI ने भी पहले एक सैंडबॉक्स जो है लॉन्च किया था, ठीक है। तो उसी टाइप से इन्होंने भी एक रेगुलेटरी जो होता है हमारा विनियामकीय सैंडबॉक्स, इस टाइप का एक मतलब एक रूपरेखा तैयार की इसको लॉन्च करने के लिए, ठीक है। अन्य संबंधित तथ्य अगर देख लेते हैं, फिनटेक क्या होता है? फाइनेंशियल इन टेक्नोलॉजी, मतलब फाइनेंशियल जितनी भी हमारी ऑनलाइन पेमेंट वगैरह या जो भी हम फाइनेंशियल काम करते हैं, वित्तीय काम करते हैं, उसमें टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये फिनटेक इंडस्ट्री होती है। तो इसके अन्य संबंधित तथ्य देख लेते हैं। सबसे पहले IFSCA है क्या? इसको एक विश्व स्तरीय फिनटेक हब विकसित करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया, ठीक है, विश्व स्तरीय। इसे जो है गांधीनगर में, गुजरात, जो इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी है, गिफ्ट जिसे बोलते हैं, GIFT, उस सिटी में स्थित जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र IFSC है उसमें स्थापित किया गया है, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे IFSC के बारे में देख लेते हैं, ये होता क्या है। देखिए सबसे पहले IFSC के बारे में, तो ये क्या है? अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र है, ठीक है। ये क्या करता है? उन वित्तीय सेवाओं और निवेशों को भारत में वापस लाने में सक्षम बनाता है जो भारत में जो भारतीय कॉरपोरेट संस्थाएं हैं और जो विदेशी वित्तीय संस्थान हैं उनकी सहायक कंपनियों द्वारा भारत में व्यावसायिक और विनियामक स्थिति प्रदान करते हैं, ठीक है। इनका उद्देश्य क्या होता है? भारतीय कॉरपोरेट को वैश्विक वित्तीय बाज़ारों तक आसान पहुंच प्रदान करना और भारत में वित्तीय बाज़ारों के आगे के विकास को इसमें पूरक और बढ़ावा देना, ठीक है। मतलब जहाँ पे IFSC आ जाएगा वहाँ पे आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? मतलब वैश्विक वित्तीय जो बाज़ार है वहाँ तक पहुँच को बढ़ावा देना और निवेश का रास्ता वहाँ पे आसान बनाना, ठीक है। एक दूसरा भी होता है IFSC, वो जो होता है कोड होता है, C से मतलब कोड हो जाता है, वो C से CODE कोड हो जाता है, ठीक है, वो अलग होता है। ये IFSC क्या है? अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र। भारत में पहला IFSC गांधीनगर, गुजरात इंटरनेशनल फाइनटेक टेक सिटी, GIFT सिटी में स्थापित किया गया है, ठीक है। इसे याद रखिएगा, ये आगे भी यूज़ होगा भी इसी आर्टिकल में, तो आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। तो गिफ्ट सिटी में स्थित IFSC में से स्थापित किया गया, ठीक है, किसको? IFSCA को। तो यह है बैंकिंग, बीमा, प्रतिभूतियों, ये IFSCA इसकी बात हो रही है, ठीक है। तो यह क्या करता है? बैंकिंग, बीमा, प्रतिभूतियों और फंड प्रबंधन की विस्तृत श्रेणी के अंतर्गत जो वित्तीय उत्पाद होते हैं और जो वित्तीय सेवाएं होते हैं उनमें फिनटेक पहलों को बढ़ावा देने का प्रयास करता है, ठीक है। इस दिशा में जो है IFSCA, इसने जो है एक रेगुलेटरी सैंडबॉक्स हेतु एक रूपरेखा निर्मित की है, ठीक है, जिसके अंतर्गत मतलब इसे रेगुलेट किया जाएगा। तो यह सैंडबॉक्स फ्रेमवर्क के अंतर्गत जो हमारे पूंजी बाजार है, बैंकिंग है, बीमा है, वित्तीय सेवा क्षेत्र है, उसमें कार्यरत जो भी हमारी इकाई यूनिट्स हैं उनको नवीन फिनटेक समाधानों के साथ प्रयोग करने के लिए कुछ सुविधाएं और नम्यता इसमें प्रदान की जाएगी, ठीक है। तो इसका फिगर ये देख लेते हैं, इंडियन फिनटेक इंडस्ट्री, ठीक है। ये दो तरह से, एक तो पेमेंट जो आप करते हो, किस तरह से आप पेमेंट करते हो? पेमेंट बैंक हो गया, मोबाइल से करते हो, पेमेंट गेटवे, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ATM से, MPOS से, ठीक है। उसके बाद ऑनलाइन फाइनेंशियल प्रोडक्ट, जैसे कि आपको अगर लैंडिंग करनी हो, किराए वगैरह पे घर लेना हो, इंश्योरेंस हो, ENPS, ब्रोकिंग, MF जो होता है, ठीक है, ये सब सारे हमारे ऑनलाइन फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं। तो अगला इसमें रेगुलेटरी जो सैंडबॉक्स है वो वस्तु है एक नियंत्रित विनियामकीय परिवेश में जो नए उत्पाद और सेवाएं हैं उनके प्रत्यक्ष परीक्षण, मतलब आपके पास जो भी आपके पास प्रोडक्ट है कोई, या आपने कोई सर्विस आपको मिल रही है, ठीक है, उसको आप लाइव टेस्टिंग कर सकते हो, ठीक है, रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के थ्रू, ठीक है। जो भी उसमें त्रुटि या कमी होगी वो आपके आमने मतलब सामने ही आपको पता चल जाएगी कि इसमें क्या कमी है, ठीक है। इसके तहत जो है जो विनियामक परीक्षण के सीमित उद्देश्य हैं तो कुछ जो विनियामकीय छूट है वो प्रदान कर सकते हैं, ठीक है, कुछ मतलब इसमें छूट प्रदान हो जाती है। तो अगर IFSC के बारे में और पढ़े तो इसने जो IFSC है उसमें REITs और जो InVITs इनके लिए विनियामकीय ढांचा निर्धारित किया है, ठीक है,
मतलब एक रेगुलेटरी जो बॉडी होती है इनके लिए बना दिया। ये है क्या? सबसे पहले देखिए जो INVITs है, ये वस्तुतः जो है म्यूचुअल फंडों के समान निवेश योजनाएं होती हैं। जैसे आप म्यूचुअल फंड में जो पैसा डालते हैं ना, तो उसी के टाइप ये भी एक तरह से निवेश योजना है, जो प्रतिफल के रूप में आपको जो है आय का एक हिस्सा अर्जित करने के लिए जो व्यक्ति होते हैं और संस्थागत निवेशक होते हैं, उनको अवसंरचनात्मक परियोजना में निवेश करने की अनुमति देती है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी प्रोजेक्ट्स होंगे ना, उसमें आप इससे पैसे निवेश कर सकते हैं। REITs क्या है? जो सूचीबद्ध संस्थाएं होती है जो आय सृजित करने के लिए जो इमारत, संपत्ति, इनका स्वामित्व ग्रहण करती है और उनका संचालन और प्रबंधन करती है। ठीक है, जो आपके मकान वकान बनते हैं ना, जो संपत्ति होती है इनका स्वामित्व ग्रहण करती है तथा उनका संचालन और उनका मैनेजमेंट मतलब प्रबंधन क्या दोनों करती है REITs जो है। ठीक है, तो इन दोनों में क्या क्या है? जो IFSC है, इनमें पंजीकृत जो ये दोनों कंपनियां है, इसको IFSC भारत एवं अन्य जो विदेशी अधिकार क्षेत्र है उसमें क्रमशः एक तो रियल एस्टेट परिसंपत्तियाँ, ठीक है, ये सारी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की बात हो रही है। ठीक है, तो जो रियल एस्टेट परिसंपत्तियाँ होती है और जो अवसंरचना परियोजनाओं में निवेश करने की अनुमति होती है। ठीक है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर कोई प्रोजेक्ट्स है, आप उसमें जो पैसा निवेश कर सकते हैं, तो वो प्रदान की गई है दोनों में। ठीक है, उसके बाद है जो वैश्विक प्रतिभागिता भागी है उनको अनुमति, मतलब जो बाहर से मान लीजिए जो विदेशी अगर कोई करना चाहता है तो उसके लिए प्रतिभागियों को भी इसमें अनुमति दी गई है। अर्थात जो FATF है, ठीक है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जैसे FATF मतलब एक ही काम नहीं करता। एक तो जैसे अभी पाकिस्तान को पिछले साल ग्रे लिस्ट में डाला था। ठीक है, तो सिर्फ ये काम नहीं करता ये, और काफ़ी सारे काम करता है। ठीक है, तो ये इसने जो है इसके दिशा निर्देशों का अनुपालन करने वाले देश में निगमित जो REITs और INVITs है, इनको GIFT IFSC, ठीक है, पीछे हमने देखा ना गिफ्ट सिटी जो है उसमें स्टॉक एक्सचेंज पर जो सूचीबद्ध होने की अनुमति है वो प्रदान की गई है। ठीक है, उसके अलावा जो ये दोनों कंपनियां इनको भारतीय प्रतिभूतियों और जो विनियामक बोर्ड है SEBI, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इनके द्वारा विनियमित किया जाता है। ठीक है, रेगुलेट किया जाता है। तो SEBI क्या है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इज़ ए रेगुलेटरी बॉडी। ठीक है, जिसके अंदर उसको REITs और VITs जो कंपनी दोनों उनको रेगुलेट किया जाता है फॉर सिक्योरिटी एंड कमोडिटी मार्केट इन इंडिया अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। किसके अंदर आती है ये? मंत्रालय क्या है इसका? वित्त मंत्रालय। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वित्त मंत्रालय के अंदर आती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। स्टेब्लिश इन 1988, 12 अप्रैल 1988। पर ये फाउंडेड कब हुई थी? 1992 में 12 अप्रैल। एंड गिवन स्टेचुटरी पावर ऑफ 30 जनवरी 1990 थ्रू द SEBI एक्ट 1992। ठीक है, सेक्टर है सिक्योरिटी मार्केट, सिक्योरिटी देना। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। ठीक है, FATF क्या है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसका फ्रेंच नाम क्या है? डी एक्शन फिनांसियर। ठीक है, इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड इन 1989। ठीक है, 1989 में फाउंड हुई थी ऑन द इनिशिएटिव ऑफ द G7, जब G7 स्टार्ट हुआ था, टू डेवलप पॉलिसीज़ टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग। मतलब जो मनी लॉन्ड्रिंग होता है ना, एक देश से दूसरे देश में पैसा भेज देते हैं, ठीक है, टैक्स वगैरह की चोरी कर बचाने के लिए। इन 2001 इट मैंडेट वाज एक्सपेंडेड टू इंक्लूड टेररिज्म फाइनेंसिंग। 2001 में से जो टेररिज्म फाइनेंसिंग होता है उसके लिए भी इसे रिक्वेट कर दिया गया। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस, फ्रांस। प्रेसिडेंट अभी प्लेयर जो है ये अभी हैं करंट में, ग्रुप ऑफ 7 फाउंडर है, G7 इसके फाउंडर हैं, और मेंबरशिप कितने? 39 देश है इसमें। और कॉम्बैट क्या करते हैं? मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म फाइनेंसिंग। अगला टॉपिक है म्यूनिसिपल बॉन्ड्स। ठीक है, MB म्यूनिसिपल बॉन्ड्स। देखिए अभी तक हमने देखा कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती है वो केंद्र सरकार आगे बेच देती है, पैसा ले लेती है ना, तरलता बढ़ जाती है इस टाइप से। तो अब गवर्नमेंट सिक्योर होती तो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ GSEC, पर वो होती क्या क्या है? तो ये अलग अलग टाइप की दे रखी है। ठीक है, सबसे पहला है म्यूनिसिपल बॉन्ड। तो हाल ही में जो लखनऊ नगर निगम है उनके द्वारा किए गए जो म्यूनिसिपल बॉन्ड है उसको BSE जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है उसमें सूचीबद्ध किया गया। ठीक है, अब ये है क्या म्यूनिसिपल बॉन्ड? तो ये उन सरकारी या अर्ध सरकारी संस्थाओं द्वारा जारी किए गए एक ऋण प्रतिभूतियाँ हैं जिन्हें सिविल परियोजनाओं, जो मतलब लोक कल्याण के लिए जो यूज़ होते हैं ना परियोजनाएं, उनके लिए धन की आवश्यकता इससे पूरी होती है। ठीक है, आमतौर पर ये धनराशि जो है जुटाने के लिए जारी किए जाते हैं और आहरित किए जाते हैं, जिन पर एक निश्चित ब्याज दर दे होता है। मतलब इतने परसेंट, मान लीजिए 2% फिक्स हो गया तो इतने परसेंट ही मिलता रहेगा। ठीक है, फ्लोटिंग रेट नहीं होता इस पर। म्यूनिसिपल कितने प्रकार के होते हैं ये बॉन्ड? सामान्य दायित्व बॉन्ड एक, तो एक राजस्व बॉन्ड। सामान्य जनरल ऑब्लिगेशन बॉन्ड, वस्तुतः जो नागरिक
दायित्व जैसे कि जलापूर्ति, स्वच्छता, अपशिष्ट निपटान इत्यादि में सुधार के लिए जारी किए जाते हैं। ठीक है, वे आमतौर पर किसी विशिष्ट परियोजना से प्राप्त राजस्व द्वारा समर्थित नहीं होते। कोई विशिष्ट परियोजना के लिए इनका यूज़ नहीं होता, तभी तो जनरल है। राजस्व बॉन्ड क्या होते हैं? किसी विशेष उद्देश्य के लिए जारी किए जाते हैं। किसी के नाम पे है, राजस्व के नाम पे, तो विशेष उद्देश्य के लिए, जैसे कि टोल रोड हो गया हमारा, ठीक है, टोल ब्रिज हो गया, इनका निर्माण। उसके बाद बेंगलुरु नगर निगम वर्ष 1997 में जो भारत में म्यूनिसिपल बॉन्ड है उसको जारी करने वाला प्रथम शहरी स्थानीय निकाय था। ठीक है, याद रखिएगा, बेंगलुरु ने फर्स्ट टाइम म्यूनिसिपल बॉन्ड जो है इंट्रोड्यूस किए थे 1997 में। उसके बाद सेबी के दिशा निर्देश अगर देखें इस पे म्यूनिसिपल बॉन्ड्स पे, तो सेबी 2015 के अनुसार जो नगरपालिका या कॉरपोरेट म्यूनिसिपल एंटिटी है, CME, इसको म्यूनिसिपल जो बॉन्ड है वो जारी करने के लिए कुछ शर्तों का पालन करना चाहिए। क्या क्या शर्तें होंगी? सबसे पहले जो ULB है, जो कॉरपोरेट म्यूनिसिपल एंटिटी है, ठीक है, इसकी जो पूर्ववर्ती, एक सेकेंड, तो ULB क्या है? अर्बन लोकल बॉडीज़। ठीक है, हमने यहाँ पे जो देखा था ULB अर्बन लोकल बॉडी, शहरी स्थानीय निकास। तो इसकी जो पूर्ववर्ती 3 वित्तीय जो वर्ष हैं उसमें से किसी में भी नेगेटिव जो निवल मूल्य है, मतलब जो नेट इसकी वैल्यू है वो नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए, मतलब एक बार भी ये माइनस में ना गया हो। ठीक है, माइनस में एक बार भी ना गया हो पिछले 3 वर्षों में। ठीक है, आपको निवल और सकल पता चली गया होगा अब तक। गैर चूक मतलब एक डिफ़ॉल्टर होता है ना, तो ये नॉन डिफ़ॉल्टर रहा हो। डिफ़ॉल्टर जैसे पैसे नहीं हो कभी कंपनी के पास, तो नगरपालिका को पिछले 365 दिनों के दौरान बैंकों या वित्तीय संस्थानों से प्राप्त ऋण प्रतिभूतियाँ या ऋणों के पुनर्भुगतान में चूक नहीं करनी चाहिए। ठीक है, नगरपालिकाओं की जो परियोजना लागत है उसका कम से कम 20% योगदान इसमें करने की आवश्यकता है। ठीक है, उसके बाद जो है जानबूझकर चूक नहीं करनी चाहिए, मतलब नो विलफुल डिफ़ॉल्ट। जो हमारी CME है उसके जो प्रमोटर होते हैं, समूह कंपनी या जो निदेशक होते हैं, उनको RBI द्वारा प्रकाशित विलफुल डिफ़ॉल्टर की सूची में नामित नहीं होना चाहिए। मतलब जानबूझकर आके अपने आप को डिफ़ॉल्ट घोषित कर देना कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं नहीं चुका सकता, मतलब इसे। ठीक है, तो सार्वजनिक ऋण साधनों के संबंध में ब्याज के भुगतान या मूलधन के भुगतान पर चूक नहीं करनी चाहिए। ठीक है, म्यूनिसिपल बॉन्ड में जो है सार्वजनिक जो निर्गमन होता है, पब्लिक इशू होता है, उसके लिए निवेश ग्रेड के ऊपर अनिवार्य रेटिंग होनी चाहिए। ठीक है, रेटिंग होती है ना, जैसे पहले ही बताई थी, A+ AA होगी, B होती है ना, A+ हो जाती है, इस टाइप से जो कंपनियां रेटिंग करती है अलग अलग। ठीक है, तो सुर्खियों में रहे विभिन्न बॉन्ड्स अगर इनकी बात करें, तो सबसे पहला क्या है? प्रतिभू बॉन्ड्स। प्रतिभू बॉन्ड क्या है? वस्तुतः एक त्रिपक्षीय समझौता होता है। ठीक है, मतलब 3 पार्टियों में होता है, जो सभी पक्षकार पर विधिक रूप से बाध्यकारी होगा। जितने भी इसके पार्टिसिपेंट होंगे उन पर ये बाध्यकारी होता है। इसके पक्षकारों में शामिल क्या है? सबसे पहले देखिए 3 इंसान हैं, तो इसमें से एक होगा प्रिंसिपल, अर्थात मुख्य देनदार। ठीक है, जो मतलब मुख्य पैसा इनको देगा। वह भविष्य में किए जाने वाले किसी कार्य की गुणवत्ता या की गारंटी हेतु बॉन्ड को बेच सकता है। ठीक है, एक होता है बाध्यताकारी। इन तीनों में एक होगा ऑब्लिग। इसे संभावित वित्तीय नुकसान से बचने हेतु बॉन्ड की खरीद के लिए प्रिंसिपल की आवश्यकता होती है, मतलब जो सबसे ज़्यादा पैसा लेता है। इन तीनों में एक देने वाला होता है, एक लेने वाला होता है। ठीक है, प्रतिभू कंपनी अब ये थर्ड पर्सन है। ये क्या करता है? ये बॉन्ड जारी करती है और एक विशिष्ट कार्य के निष्पादन हेतु प्रिंसिपल की क्षमता की वित्तीय रूप से गारंटी प्रदान करता है। देखिए, जैसे मैं जाके बैंक से मान लीजिए मैंने कोई स्कीम ली, HDFC से कोई पैसे लिए, मान लीजिए 1000 रुपये ले लिए। ठीक है, तो मैंने उससे कहा कि मैं 2 साल के लिए ले रहा हूँ और मुझे इसके ऊपर ब्याज चाहिए, तो उन्होंने 2% 10% दिया 3 साल 2 साल के लिए। तो मेरे को जो है डर है कि कहीं मेरे पैसे जो है HDFC मार ना ले। ठीक है, बैंक मार ना ले और देना। तो मैं जाके क्या करूँगा, थर्ड कंपनी, मान लीजिए कोई इंश्योरेंस कंपनी है, LIC वगैरह, तो उससे कहूँगा कि मुझे डर है कि मेरे पैसे कहीं मर ना जाए। ठीक है, तो मुझे मान लीजिए 2 साल बाद मुझे मिलने थे 1500 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड कंपनी क्या करती है, जो मुझे 1500 रुपये मिलने थे ना, इसमें से ये कहेगी कि इसमें से मुझे जो है आप 100 रुपये दे देना। ठीक है, 100 रुपये दे देना। अगर मतलब अगर आपको पूरे पैसे वापस मिल जाएँ जिस टाइम पे भी 2 साल 3 साल बाद, तो आप 1400 रखना, 100 रुपये मैं रख लूँगी। ठीक है, थर्ड कंपनी। और बाई चांस अगर नहीं मिलते हैं तो वो क्या करेगी कि पूरे पैसे जो 1500 रुपये वो मैं आपको दूँगी। ठीक है, तो आपको लग रहा होगा कि इस ऐसे तो LIC इसका लॉस हो जाएगा अगर बाई चांस पैसे मर जाए। तो ये थोड़ी है कि हर बार पैसे मरेंगे ही। मान ली 10 केसेस में अगर एक केस में पैसे मर भी गए, तो उस LIC जैसी कंपनी, थर्ड कंपनी, इसको इतना लॉस थोड़ी होगा।
मतलब बाकी से तो ये 100 रुपये कमाता ही आ रहा है ना, मतलब मैं फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये एक तरह से वित्तीय रूप से गारंटी प्रदान करता है। प्रतिभू बॉन्ड इस बात की वित्तीय गारंटी प्रदान करते हैं कि अनुबंध पूर्व जो परिभाषित और पारस्परिक रूप है उससे सहमत शर्तों के अनुसार पूर्ण हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कंसोल बॉन्ड, जिसे बेमियादी बॉन्ड भी कहते हैं। एक बेमियादी बॉन्ड को जो है परपेचुअल बॉन्ड या प्रेप के रूप में भी जाना जाता है। ऐसे बॉन्ड की कोई परिपक्वता तिथि नहीं होती, मतलब कोई परिपक्व जैसे होता है ना कि मैंने 2 साल के लिए लोन लिया तो 2 साल उसकी परिपक्वता अवधि होगी, है ना। इसमें ऐसी कोई तिथि नहीं होती तथा ये निश्चित आय प्रदान करते हैं, मतलब निश्चित फिक्स रेट पे आपको जो भी पैसा मिल रहा है वो मिलता रहेगा, ठीक है। इस प्रकार के बॉन्ड को अक्सर ऋण के बजाय इक्विटी का एक प्रकार माना जाता है, मतलब इस पे ब्याज नहीं, एक तरह से आय की तरह से इसमें पैसा मिलता रहता है। इस प्रकार के बॉन्ड में एक बड़ी कमी यह है कि वे मोचनीय नहीं होते, मतलब जैसे एक आप चाहते हैं ना कि आपने इतना पैसा आपने जो है कहीं पे जमा किया, ठीक है, तो आप एक बार उसको सारे को रिडीम करना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं, तो इसमें इस टाइप का काम नहीं हो सकता। हालांकि उसका प्रमुख लाभ यह है कि वे हमेशा के लिए ब्याज की एक स्थायी राशि का भुगतान करते रहेंगे आपको, ठीक है। उसके बाद नेगेटिव यील्ड बॉन्ड, ये एक बार करंट अफेयर में जो पढ़ाया था, जो चाइना ने में सबसे ज़्यादा फेमस हो रहे थे नेगेटिव यील्ड बॉन्ड। मतलब ऐसे कोरोना टाइम पे क्या हुआ था, पैसा जो है डूबने का डर हो गया था सबको अपना, तो वो क्या करते हैं, एक कंपनी दूसरी कंपनी को अपना पैसा दे देती है, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता था कि एक कंपनी पैसे को उसके सिक्योर रख रही है तो वो उससे ऊपर से इंटरेस्ट लेगी ना, तो इंटरेस्ट लेने के बजाय वो क्या करते हैं, मान लीजिए एक कंपनी दूसरी को 100 रुपये दिए, ठीक है, वो कह रही मैं 1 साल के लिए इसको सिक्योर रखूँगी, उसका 2% लूँगी, मतलब कितने हो गए 102 रुपये, 102 रुपीज़। पर ये क्या करती है, ये कहते हैं नहीं आप 2% ब्याज मत दीजिए, मैं इस 100 जो मैंने लिए है ना इसमें से 2 रुपये रख लूँगी, मतलब आपको वापस 98 दे दूँगी, ठीक है। तो वो पैसा क्या हो गया, नेगेटिव में चला गया, जो मूलधन था हमारा, ठीक है। तो इसे नेगेटिव यील्ड बॉन्ड कहते हैं इस टाइप से। तो हाल ही में चीन ने पहली बार जो है नकारात्मक प्रतिफल बॉन्ड की बिक्री की है तथा इसकी संपूर्ण यूरोप के निवेशकों में उच्च मांग जो है दिखाई दे रही है। ये ऋण प्रपत्र जो है निवेशक को बॉन्ड के क्रय मूल्य से कम परिपक्वता राशि का भुगतान करने की पेशकश करते हैं, ठीक है। ये सामान्यतः केंद्रीय बैंक सेंट्रल बैंक जैसे हमारा आरबीआई ये सरकारों द्वारा जारी किए जाते हैं तथा निवेशक अपने धन को उधारकर्ता के पास रखने के लिए उन्हें ब्याज का भुगतान करते हैं, ठीक है। नकारात्मक यील्ड बॉन्ड तनाव और अनिश्चितता के समय निवेश को आकर्षित करते हैं, ठीक है। इससे निवेश आकर्षित होता है, मतलब एक कंपनी दूसरी को पैसे दिए तो दूसरी के पास तो लिक्विडिटी होगी ना, तो वो भी तो मार्केट में डाल के ही अपना पैसा वो है जो आगे बढ़ाएगी उससे, ठीक है। तो उससे निवेश को आकर्षित होगा क्योंकि निवेशक अपनी पूंजी को महत्वपूर्ण शरण से बचाने का प्रयास करता है, ठीक है। मतलब मैं ये छोटे छोटे एग्जांपल बता रहा हूँ, 100 रुपये 200 रुपये, ये जाके करोड़ों लाखों में बात होती है, ठीक है। उसके बाद शून्य कूपन बंद पत्र, अगला है शून्य कूपन बंद पत्र, ठीक है। तो ये क्या होता है, ज़ीरो कूपन बॉन्ड ZCB। हाल ही में जो केंद्र सरकार है उसने पंजाब और जो सिंध बैंक है उनके पुनर्पूंजीकरण के लिए, मतलब उनमें जो है पैसा डालने के लिए आप कह सकते हैं, तो उसके लिए शून्य कूपन बंद पत्र के माध्यम से 5500 करोड़ रुपए जारी किए, ठीक है। तो इसको थोड़ा बड़ा करके देख लेते हैं। तो एक कूपन वस्तुतः एक आवधिक ब्याज होता है, आवधिक मतलब एक टाइम समय अंतराल होता है कि 2 साल 4 साल इस टाइप का, ठीक है। इसे बंदपत्र धारक द्वारा जो बंदपत्र जारी करने के समय परिपक्वता अवधि तक जो है प्राप्त किया जाता है, ठीक है। जब तक वो परिपक्व होगा तब तक इसे प्राप्त किया जाएगा। शून्य कूपन बंदपत्र एक डिस्काउंट जिसे हम छूट या रियायत कहते हैं उस पर जारी किए जाते हैं और अवधि पूर्ण होने पर समतुल्य या अंकित मूल्य पर भुनाया जाता है, मतलब जब ये ख़त्म हो जाएगा जो अवधि पीरियड इतने साल के लिए, मान लीजिए मैंने 2 साल के लिए ख़रीदा, तो उस पर जो उसके बाद जो है 2 साल के बाद ये जो नॉर्मल रेट पे ये बिक रहा था या जो अंकित मूल्य था इसका उस पर इसको जो है ख़रीदा जाएगा, ठीक है। उल्लेखनीय है कि ऐसे बंदपत्रों पर जो परिपक्वता अवधि से पहले का आवधिक अंतराल होता है, ठीक है। मतलब जो परिपक्वता अवधि से पहले, मान लीजिए मैंने 2 साल लिया तो उससे पहले का जो भी टाइम पीरियड होगा बिना आवधिक ब्याज के जो होगा वहाँ पर जो है कोई ब्याज का भुगतान नहीं किया जाता है, ठीक है। उसके बाद है सामाजिक प्रभाव बॉन्ड, सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड। हाल ही में जो पिंपरी चिटवाड़ नगर निगम है PCMC, इसने देश के प्रथम सामाजिक प्रभाव बॉन्ड का सह सृजन करने के लिए जो संयुक्त राष्ट्र UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इंडिया है इसके साथ एक समझौता
ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, पिंपरी चितवाड़। तो एसआईबी जो है उसके सार्वजनिक क्षेत्र या जो शासी प्राधिकार होता है उसके साथ एक अनुबंध है। ठीक है, इसके तहत ये निश्चित परियोजनाओं में बेहतर सामाजिक परिणामों के लिए एक पूंजी उपलब्ध कराता है। सामाजिक परिणामों के लिए बेहतर, ठीक है, एक पूंजी उपलब्ध कराता है। एसआईबी निवेशकों को परियोजना द्वारा सृजित जो बचत होती है उससे प्रतिलाभ प्रदान करता है। ठीक है, बचत से जो पैसा आएगा उससे जो है ये जो निवेशक की जो परियोजना होंगी उनमें पैसा दिया जाएगा। ठीक है, तो जो एसआईबी है उसके अनुबंध की शुरुआत में ही प्राप्त किए जाने वाले जो परिणाम आधारित लक्ष्य होते हैं उनको निर्धारित करता है। ठीक है, अगला है भारत बॉन्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। भारत बॉन्ड ईटीएफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो भारत बॉन्ड ईटीएफ जो है वह एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होता है। एक्सचेंज ट्रेडेड मतलब एक्सचेंज क्या होता है, आपस में जो बदल लेते हैं। ठीक है, मूल्य जो मुद्रा होती है उसको बदलना। तो इस टाइप की जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जिसके माध्यम से जो सार्वजनिक क्षेत्र होता है उसकी कंपनियों को ट्रिपल ए रेटेड, जैसे रेटेड मैंने बताया था ना, ट्रिपल ए होता है, डबल बी होता है। ठीक है, इस टाइप से जो है ऐसी जो रेटेड कंपनी होंगी और जो निश्चित परिपक्वता अवधि वाले बॉन्ड होते हैं उनमें निवेश किया जाता है। ठीक है, तो ईटीएफ के द्वारा इन दो में निवेश किया जाता है, ट्रिपल ए रेटेड में और निश्चित परिपक्वता अवधि वाले बॉन्ड में। ईटीएफ एक प्रतिभूति है जो इंडेक्स फंड की भांति एक सूचकांक, कमोडिटी और या परिसंपत्ति, ठीक है, जो परिसंपत्ति होती है उसके समूह की निगरानी करता है। ये सिर्फ एक निगरानी करता है। ठीक है, इंडेक्स फंड क्या होता है, जैसे अलग अलग जो शेयर्स होते हैं ना, ये भी एक तरह का जो प्रोविडेंट फंड होता है ना उसी टाइप का होता है। अलग अलग शेयर्स की जो एक सूची होती है ना, ठीक है, तो उसमें जो फंड लगाया जाता है तो वो इंडेक्स फंड होता है। किंतु इन प्रतिभूतियों को किसी एक्सचेंज पर एक स्टॉक की तरह क्रय या विक्रय किया जाता है। ठीक है, ये एक स्टॉक की तरह ही इनको बेचा या खरीदा जाता है ईटीएफ को। ईटीएफ के माध्यम से एकत्रित की गई जो धनराशि है वो भागीदारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के जो उद्यम होते हैं सीपीएससी या सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक की ऋण योजनाएं होती है उसको सुचारू बनाने में इससे हेल्प मिलती है। ठीक है, भारत 22 एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ईटीएफ, भारत 22 ये क्या है, उन 22 कंपनियों में जो है निवेश करता है जो एसपी एंड बीएससी। ठीक है, तो ये क्या करती है, जो 22 कंपनी होती है उनकी जो ये स्टैंडर्ड एंड पुअर जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इंडिया 22 इंडेक्स सूचकांक उसका गठन करती है। ये मतलब जो कंपनी ये क्या करती है, जो इंडिया की कंपनियां उनकी रैंकिंग करती है। जैसे ट्रिपल ए ऊपर बताया ना, जो इस टाइप की जो रैंकिंग होती है वो इसके द्वारा की जाती है, जिसमें से 19 कंपनियां तो हमारी सार्वजनिक होती है और 3 क्या होती है, निजी होती है। 5 अगर सबसे बड़ी कंपनी की बात करें, LNT 16.7, ITS, SBP, एक्सिस बैंक और NTPC, ठीक है, 7.7%। इस सूचकांक में 20% की क्षेत्र आधारित सीमा और 15% की जो है एकल स्टॉक सीमा होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है कुछ महत्वपूर्ण संस्थाएं जो सुर्खियों में रही। तो सबसे पहली है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, QIP। ठीक है, तो ये क्या है, जो QIP है वो वस्तुतः जो पूंजी जुटाना होता है उसका एक उपकरण है। मतलब पूंजी जो है उसको जुटाने का एक उपकरण है, जिसमें एक जो है सूचीबद्ध कंपनी जो इक्विटी शेयर होते हैं वो जारी कर सकती है। इक्विटी शेयर कौन से, जो पूर्ण और आंशिक रूप से परिवर्तनीय डिवेंचर, इक्विटी शेयरों में जो परिवर्तन वारंट होता है उसके अतिरिक्त कोई भी प्रतिभूति हो। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो है QIP में भाग कौन ले सकता है, जो भी हमारी QIB जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स होंगे या फिर फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, ठीक है, जिसे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग ये भी कहते हैं। ठीक है, ये 2 संस्थाएं भाग ले सकते QIP में। ठीक है, अब देखिए अगर इनको मैं जो है इनका वो करने लगूँ, बताने लगूँ तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अलग अलग कंपनियाँ, इनके बारे में थोड़ा सा आप खुद सर्च कर लीजिएगा। उसके बाद है पी नोट्स, पार्टिसिपेटरी नोट्स भी बोलते हैं इसे। तो ये क्या होता है, पी नोट्स जो है वस्तुतः विदेशी जो डेरिवेटिव लिखत होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वो होते हैं। उनके माध्यम से जो विदेशी निवेशक होते हैं, जो कि इंडिया जो सेबी है उसके साथ पंजीकृत हुए बिना जो भारतीय प्रतिभूतियाँ होती हैं ना, जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी या फिर टी बिल होते हैं, इनमें निवेश कर सकते हैं। ठीक है, ये पंजीकृत जो विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, उसके द्वारा जारी किए जाते हैं। किसके द्वारा जारी किए जाते हैं, पी नोट्स FPI के द्वारा। ठीक है, पंजीकृत की जो औपचारिकता है उससे राहत और पहचान गोपनीय होने के कारण ये काफ़ी जो है लोकप्रिय इन्होंने अर्जित की है। उसके बाद है प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बीमाकर्ता। ठीक है, ये क्या है, जो भारतीय जो IRDAI है, जो यहाँ पे हमने पढ़ाई है, डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंस इंश्योरेंस, DSLLs। ठीक है, ये क्या है,
जो हमारे भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण है, इसने जो भारतीय जो हमारी LIC और जो GIC है, साधारण जीवन बीमा निगम, और जो द न्यू इंडियन इंश्योरेंस कंपनी है, उसको वर्ष 2020 से 21 के लिए एक प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बीमाकर्ता DSLLS, ठीक है, जो ये है, इसके रूप में अभी निर्धारित किया है। ठीक है, DSLLS है क्या? ऐसे आकार, बाजार महत्व और घरेलू और वैश्विक रूप से परस्पर संबंध बीमाकर्ताओं को संदर्भित करता है। ठीक है, ऐसे इन सब को संदर्भित करता है जो जिनका मतलब संकटग्रस्त या विफल होना घरेलू वित्तीय प्रणाली में एक महत्वपूर्ण अव्यवस्था का कारण माना जाता है। मतलब इनका जो विफल होना है वो अर्थव्यवस्था के लिए अति हानिकारक होगा। ठीक है, मतलब LIC कितनी बड़ी कंपनी है ना, GIC फिर भी इतना आपने नहीं सुना होगा, फिर भी GIC काफ़ी बड़ी कंपनी है, द न्यू इंडिया इंश्योरेंस। ठीक है, ये तीनों अगर कंपनियाँ ऐसी हैं, अगर ये विफल हो जाती तो इसका अर्थव्यवस्था के लिए ये बहुत हानिकारक होगा। ठीक है, बीमा प्रीमियम जो है सहित कुल राजस्व के जो संदर्भ है उसमें आकार और जो उसका मैनेजमेंट होता है, प्रबंधन, उसके अंतर्गत शामिल परिसंपत्तियाँ जो भी होंगी उनका मूल्य उन मापदंडों में से है जिन पर जो बीमा करता है उसको अभी निर्धारित किया गया हो। ठीक है, देखिए IRDAI क्या है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, तो ये क्या रेगुलेट करती है? रेगुलेटरी बॉडी अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्रालय के अंदर आती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज टास्क एंड रेगुलेटिंग एंड प्रमोटिंग द इंश्योरेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्रियल इन इंडिया। जितनी भी इंश्योरेंस कंपनी उनको प्रमोट करती है। 1999 में फाउंड हुई थी। ठीक है, सेक्टर इसका इंश्योरेंस है, हैदराबाद में इसका हेडक्वार्टर है, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेट है और करंट चेयरपर्सन है चंद्रा खुंटिया, सुभाष चंद्र खुंटिया। ठीक है, तो जो IRDAI है, ठीक है, DAI ये क्या करती है? जो DSLLS है उसको वार्षिक आधार पर सूचीबद्ध करती है। ठीक है, DSLLS पर जो है लागू शर्तें अपने जो कॉरपोरेट अभिशासन है उसके स्तर को ऊपर उठाती है, सभी प्रासंगिक जोखिमों की क्या करती है? पहचान करती है। ठीक है, DSS तो ये है क्या? डोमेस्टिक सिस्टमैटिक इम्पोर्टेंस इंश्योरर्स। ठीक है, DSLLS प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू जो बीमा करता होते हैं। ठीक है, तो ये DSLLS करती क्या है? एक तो सबसे पहले कॉरपोरेट अभिशासन के स्तर को ऊपर उठाती है, सभी प्रासंगिक जोखिमों की पहचान करना, जोखिम प्रबंधन की एक बेहतर संस्कृति को बढ़ावा देती है। ठीक है, IRDAI द्वारा इन्हें जो है विनियामकीय पर्यवेक्षण, ठीक है, जो रेगुलेट करके इसका पर्यवेक्षण करेगा उसके अधीन में से लाया जाता है। तो DSLLS के समान ही RBI भी प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण जो घरेलू बैंक्स होते हैं DSIBS इसकी घोषणा करता है। ठीक है, तो ये जो DSIBS है इसके रूप में कौन से बैंक वर्गीकृत हैं? SBI, ICICI, HDFC, ये तीनों बैंक इसमें DSIB में आते हैं। ठीक है, अगला है लाइबोर, लंदन इंटरबैंक अफोर्ड रेट, लिबोर। ठीक है, तो ये अलग अलग देखिए वो कंपनियाँ इनके कार्य बता रखे क्या करती है, किसकी मिनिस्ट्री में आ रही हैं, ठीक है, कब बनी थी, इस टाइप का आ रही है। ये आपको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा, इसमें ज़्यादा समझाने लायक है नहीं। ठीक है, फिर भी एक बार मैं हल्की सी रीडिंग कर देता हूँ ताकि आपके दिमाग में रहे। तो यह जो अंतर बैंक बाज़ार है उसमें जो असुरक्षित अल्पावधि उधार है उसके लिए जो वैश्विक संदर्भ दर है, ग्लोबल रेफरेंस रेट, वो है। ठीक है, यह जो ब्याज दर पर जो स्वैप और मुद्रा दर स्वैप है उसके साथ साथ जो मार्गेज के मूल्य निर्धारण के लिए उपयोग की जाने वाली जो अल्पकालिक ब्याज दर है हेतु एक बेंचमार्क है। बेंचमार्क क्या होता है? जैसे कोई रेफरेंस पॉइंट लेते हैं ना, तो उस टाइप से ये कार्य करता है कि मान लीजिए ऋण जो है 2% से अगर इसे कहते कम नहीं होगा, जो भी पैसा ले रहे हैं दे रहे हैं, तो वो बेंचमार्क हो जाएगा कि इससे कम नहीं जाएगा। ठीक है, ये बेंचमार्क सेट करता है। यह वित्तीय प्रणाली के ठीक ठाक होने तक का होने का एक संकेतक होता है कि हमारी वित्तीय प्रणाली ठीक है। साथ ही ये केंद्रीय बैंकों की आगामी नीतिगत दरों के बारे में एक विचार भी प्रदान करता है कि उसकी क्या नीतियाँ आएंगी। ठीक है, इसकी भारतीय समकक्ष को क्या कहते हैं? मुंबई इंटर बैंक ऑफ रेट, जिसे माइबोर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अगला है सोशल स्टॉक एक्सचेंज, SSE, जैसे BSE था, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये सोशल स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है, ये क्या करता है? ये इलेक्ट्रॉनिक रूप से धन एकत्रित करने वाला एक प्लेटफॉर्म है। ठीक है, जो निवेशकों को किसी सामाजिक उद्यमों में शेयर को खरीदने की अनुमति देता है जिन्हें जो है एक्सचेंज द्वारा सूचीबद्ध किया गया हो। सामाजिक उद्यम वस्तुतः जो है राजस्व सृजित करने वाला एक व्यवसाय है। ठीक है, जिसमें राजस्व सृजित होता है, इकट्ठा होता है, धन का संचय होता है, जिसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? किसी सामाजिक उद्देश्य की प्राप्ति करना होता है। उदाहरण के लिए स्वास्थ्य देखभाल या स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करना। ठीक है, शेयरों व ऋणों के माध्यम से अथवा म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं उनकी भांति पूंजी जुटाने के उद्देश्य से जो सामाजिक उद्यम
व जो स्वैच्छिक संगठन होते हैं उसको सूचीबद्ध करने हेतु जो सोशल स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है, SSE जो है, उसकी स्थापना का विचार केंद्रीय बजट 19 से 20 में इसमें प्रस्तुत किया गया था। इसके पश्चात जो हमारी सेबी द्वारा जो SSES सोशल स्टॉक एक्सचेंज उसके मानदंड संबंधी सुझाव प्रदान करने के लिए एक पैनल का गठन किया गया था। विश्व के सबसे प्रमुख SSE कौन से देशों में है? UK, कनाडा, USA, दक्षिण अफ्रीका, सिंगापुर और मॉरिशस में स्थित है, ठीक है। उसके बाद है शेल कंपनी। तो ये क्या है? ये कंपनी जो है सक्रिय व्यवसाय संचालन या महत्वपूर्ण परिसंपत्ति से रहित होती है, ठीक है। इसमें जितनी इंपॉर्टेंट जो परिसंपत्ति होती है वो होती है रहित होती है, ठीक है, मतलब इसके अंदर नहीं होती। सक्रिय व्यवसाय संचालन जो होगा ये इनके बिना मतलब जो है कार्य करती है, तथा कुछ मामले में अवैध जो उद्देश्य होते हैं उसके लिए इसका यूज़ किया जाता है, जैसे कर अपवंचन, मतलब जैसे कर की जो चोरी होती है ना, धन का शोधन होता है, ठीक है, अस्पष्ट स्वामित्व, बेनामी संपत्ति, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये रहित का मतलब है इसके अंदर इंक्लूड नहीं होंगे ये दोनों, ठीक है। जैसे कर रहित बोल देते ना हम, कर रहित बिना कर के, तो उस टाइप से है, ये इसके रहित है, इसके और इन दोनों के, ठीक है। इसके अंदर इंक्लूड क्या होता है? ये सब, कोई पैसे की चोरी हो रही है, कर की चोरी हो रही है, अस्पष्ट स्वामित्व, बेनामी कोई संपत्ति आदि है। हालांकि भारत में जो शेल कंपनी है उसको किसी भी कानून या अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया है, ठीक है। हाल ही में सरकार ने निरंतर 2 या अधिक वर्षों से जो वित्तीय विवरण है उसकी गैर फाइलिंग के आधार पर जो शेल कंपनी है उसकी पहचान और उन्हें प्रतिबंधित करने हेतु एक विशेष अभियान आरंभ किया गया है। कंपनी अधिनियम 2013 की जो धारा 248 है उसके तहत जो कंपनी है उसको रजिस्टर से इस प्रकार की कंपनियों के नामों को हटाने का प्रावधान किया गया है, ठीक है। अगला है मर्चेंट डिस्काउंट रेट, MDR। तो ये क्या होता है? हाल ही में जो डिजिटल भुगतान फर्म द्वारा एकीकृत भुगतान इंटरफेस है, UPI है, और जो रुपए नेटवर्क है उस पर होने वाले जो भी लेन देन है उसको MDR की क्षतिपूर्ति की मांग की जा रही है, ठीक है। जो उसमें MDR की प्रतिपूर्ति की मांग की जा रही है, ठीक है, मतलब जो पैसे की कमी है उसको पूरा करने की मांग इसमें करी जा रही है, ठीक है। MDR वस्तुतः जो लेन देन के दौरान व्यापारियों द्वारा जो बैंकों और भुगतान सेवा प्रदाता है उनको चुकाने वाली लागत होती है, ठीक है। मतलब आप पैसे का लेन देन करें तो उसमें एक्स्ट्रा पैसा भी लगता है ना, तो वो जो है MDR में जाता है, जो पीयर टू मर्चेंट भुगतानों पर लागू होती है। देखिए इसमें मर्चेंट अकाउंट क्या होता है? जो बैंक अलाउ करता है बिजनेस टू एक्सेप्ट पेमेंट इन मल्टीपल वेज, अलग अलग वेज में जो है बिजनेस को जो है एक्सेप्ट करते हैं पेमेंट्स को, टिपिकली डेबिट और क्रेडिट कार्ड, ठीक है। पीयर का मतलब होता है पर्सन, ठीक है, जैसे एक होता है P2P, मतलब पीयर टू पीयर, पर्सन टू पर्सन जो पैसे का लेन देन हो रहा है। एक होता है पीयर टू, जैसे इसमें दे रखा है मर्चेंट अकाउंट, ठीक है। तो मतलब पर्सन से किसी से मर्चेंट अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करना या रिवर्स। तो इसमें जो है 1 जनवरी 2020 से जो है 50 करोड़ रुपए से जो अधिक का वार्षिक कुल कारोबार करने वाले व्यवसाय हैं उनको ग्राहकों या व्यापारियों पर कोई MDR लगाए बिना ग्राहकों को कम लागत वाले डिजिटल भुगतान विकल्प प्रदान किए गए हैं, ठीक है। उसके बाद है AEPS, आधार अनेबल्ड पेमेंट सर्विस, आधार सक्षम भुगतान सेवा। तो ये क्या है? तो इसका अर्थ है आधार अनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, मतलब यह एक भुगतान सेवा है जो बैंक ग्राहक को अपने आधार कार्ड संबंधी पहचान से जुड़े आधार सक्रिय बैंक खाते, मतलब आपका आधार कार्ड जैसे लिंक होता है ना बैंक अकाउंट से, तो उस तक पहुंच बनाने एवं सामान्य बैंकिंग लेन देन की सुविधा प्रदान करती है। यह जो बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट BC होता है उसकी सहायता से जो पॉइंट ऑफ सेल होता है, ठीक है, जैसे माइक्रो ATM जिसे बोलते हैं, उस पर बैंक से बैंक लेन देन की अनुमति प्रदान करता है, ठीक है। इसके 6 टाइप होते हैं: नकदी आहरण, नकदी जमा, जमा पूछताछ, आधार से आधार फंड ट्रांसफ़र होता है, मिनी स्टेटमेंट, बेस्ट फिंगर डिटेक्शन, ठीक है, इस टाइप से होती है। MCA 21 परियोजना, तो इसके तहत जो कॉरपोरेट संस्थाएं, पेशेवर और आम जनता है उसके लिए सहायक तरीके से MCA सेवाओं तक आसान और सुरक्षित पहुंच इसमें करती है। MCA 21 एप्लीकेशन को जो है इन तीनों अधिनियम के अंतर्गत सक्रिय प्रवर्तन और कानूनी आवश्यकताओं के अनुपालन से संबंधित सभी प्रक्रियाओं को पूरी तरह से स्वचालित करने के लिए अभिकल्पित किया गया है, ठीक है। यह व्यवसाय समुदाय को उनके वैधानिक दायित्वों को पूरा करने में सहायता करेगा, ठीक है। उदारीकृत विप्रेषण योजना, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, LRS, ये क्या होती है? इसके तहत जो नाबालिग सहित सभी जो निवासी व्यक्ति होते हैं उसको अनुमति दी गई है कि वे जो उनका चालू खाता हो या पूंजी खाता या दोनों लेन देन के प्रत्येक वित्तीय वर्ष, मतलब अप्रैल से मार्च में अधिकतम
2.5 लाख अमेरिकी डॉलर विदेश में भेज सकता है। ठीक है, 2.5 लाख अमेरिकी डॉलर कहीं दूसरे देश में भेजेगा। यह योजना कॉरपोरेट साझेदार फर्मों, हिंदू अविभाजित परिवारों, ट्रस्ट आदि के लिए उपलब्ध नहीं है। ठीक है, इनके लिए उपलब्ध नहीं है। ज्ञातव्य है कि जो आरबीआई है उसने 2004 में 25,000 अमेरिकी डॉलर की सीमा योजना शुरू की थी। मतलब उस टाइम आप 25,000 डॉलर भेज सकते थे 2004 से। इन्वेस्ट इंडिया, तो ये क्या है? इन्वेस्ट इंडिया राष्ट्रीय निवेश संवर्धन और सुविधा एजेंसी है जो निवेशकों को भारत में निवेश के अवसरों और विकल्पों की तलाश में सहायता करती है। 2009 में जो हमारा DPIIT था, ठीक है, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, उसके तहत एक गैर लाभकारी उपक्रम में से स्थापित किया गया था। हाल ही में जो अंकटाड है उसने इन्वेस्ट इंडिया नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी ऑफ इंडिया इसको वर्ष 2020 के संयुक्त राष्ट्रीय निवेश प्रोत्साहन पुरस्कार के विजेता के रूप में इसे घोषित किया। तो ये अंकटाड है, ये यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1964 एज ए परमानेंट इंटरगवर्नमेंटल बॉडी। UNCTAD इज़ द पार्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरीट डीलिंग विद ट्रेड, कोई भी इन्वेस्टमेंट हो या डेवलपमेंट इशू। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड। हेड इसके अभी करंट में ये सेक्रेटरी जनरल इसाबेला ड्यूरेंट। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन में UN जनरल, UN GA और यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरीट। ठीक है, 56 साल हो चुके हैं। फाउंडर UN जनरल असेंबली 1964। ठीक है, उसके बाद अगला है मौसम संवेदनशील सूचकांक, वेदर सेंसिटिव इंडिसेस। ठीक है, तो जो नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज है NCDEX, वो 2 मौसम संवेदनशील सूचकांक प्रकाशित करेगा। ठीक है, 2 मौसम कौन से 2 सूचकांक कौन से होंगे? भारतीय मानसून सूचकांक, जो संचयी मानसून सूचकांक होगा, मतलब मानसून में आएगा। भारतीय वर्षा सूचकांक, जो मासिक संचयी वर्षा सूचकांक में आएगा। ये 2 सूचकांक जो वर्षा डेटा संग्रह केंद्र है उनका उपयोग करके देश में व्यवस्थित जो वर्षा गतिविधि है उसको ट्रैक करेगा। ठीक है, NCDEX विभिन्न पूर्वानुमानों पर भारत मौसम विज्ञान विभागों की जो परिभाषा है, जैसे सामान्य, सामान्य से अधिक और न्यूनता का उपयोग करेगा तथा सूचकांक के मान पर पहुंच हेतु दैनिक आधार पर वास्तविक वर्षा के साथ उसकी तुलना करेगा। ठीक है, उसके बाद ये है गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टमेंट ऑफिस, SFIO। ठीक है, ये क्या करेगा? SFIO कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के तहत एक अनुशासनात्मक संगठन है जो वाइट कॉलर अपराधों या धोखाधड़ियों में जो संलिप्त व्यक्ति हैं उसके अभियोजन हेतु जांच करने और अभियोग चलाने और अनुशंसाएं करने के लिए ये उत्तरदायी होगा। ठीक है, इसके लिए वित्तीय लाभ के लिए जो व्यावसायिक और राजनीतिक पेशेवर हैं उनके द्वारा कोई भी अगर अहिंसक अपराध किया गया है उसको सफ़ेदपोश अपराध कहा जाएगा। ठीक है, वाइट कॉलर क्रिमिनल। तो इस कॉरपोरेट गवर्नेंस पर गठित जो नरेश चंद्र समिति है उसकी सिफारिशों के आधार पर इसे स्थापित किया गया था। ठीक है, यह जो कंपनी अधिनियम 2013 है उसके अंतर्गत एक सांविधिक निकाय है। मतलब इसको जो है कानून के जो लॉ पास हुआ है उसके द्वारा इसे बनाया गया है। ठीक है, OCEN ओपन क्रेडिट एनेबलमेंट नेटवर्क। तो ये क्या है? ये जो नई क्रेडिट प्रोटोकॉल संरचना है जो ऋण प्रदान करने की प्रक्रिया को लोकतांत्रिक बनाएगी। इससे जो छोटे उधारकर्ता होंगे उनको सुगमता से धन प्राप्त करने में सक्षम हो सकेंगे। ठीक है, एक सामान्य भाषा में अगर रूप में ये कार्य करेगा सामान्य भाषा के साथ ही यह व्यापक पैमाने पर जो नवोन्मेषी व जो वित्तीय ऋण उत्पाद है उनका उपयोग करने एवं उन्हें सृजित करने हेतु उधारदाताओं और जो बाजार है उसको आपस में जोड़ेगा। ठीक है, इसे iSPIRIT मतलब इंडियन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इंडस्ट्री राउंड टेबल नामक एक टेक्नोलॉजी थिंक टैंक के द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, iSPIRIT। ठीक है, तो देख लेना इसे। तो ये बस फ़िलहाल इतना ही था। मतलब है तो आगे भी, अभी 4th चैप्टर अब स्टार्ट होगा। इसके बाद 3 चैप्टर हो चुके हैं, तो 4th चैप्टर अभी मैं स्टार्ट कर दूंगा तो 2-3 पेज होंगे। मतलब इससे बढ़िया कि एक लेक्चर में जैसे कल स्टार्ट करूँगा तो उसे कल ही ख़त्म कर दूँ, मतलब फिर आधा आधा दोनों हो जाते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से देख लेंगे। अब मैं उसके ऊपर जैसे लिख दिया करूँगा कौन से चैप्टर का ये, तो कंप्लीट एक बार में चैप्टर 4 जैसे कल ख़त्म होगा। ठीक है, तो उसके अलावा अभी करंट अफेयर आएगा, 2 तारीख का भी आया नहीं था थोड़ी देर पहले, तो अब वो भी डाल देंगे साथ के साथ। करंट अफेयर 2 मई का
ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आता तो लाइक सब्सक्राइब करिए। उसके अलावा पढ़ते रहिए, कोरोना का टाइम है, अपना एक कोना पकड़िए और किताब लेके पढ़ते रहिए, ठीक है। चलिए ठीक है, आपका दिन शुभ हो, बचा हुआ दिन।